हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है। हमने उसका डेरिवेशन डिराइव किया था और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में देखा था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसमें जैसे टेम्परेचर जब हाइयर होता है तो उसके बाद जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते जाते हैं 0 केल्विन तक, तो हमको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन वाली स्टेट कैसी दिखती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे प्लैंक्स लॉ का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है। तो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन में हम लोग कंसिडर करते हैं कि रेडिएशन रेडिएशन क्या होती है, लाइट, एंड लाइट इज़ फोटोन। तो कोई भी रेडिएशन हो वो उसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिकली यहाँ पे हम लोग प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन डिराइव कर रहे हैं। तो हमारे जो फोटॉन्स है, जो भी हमारा रेडिएशन है, उसको हम बोसॉन कंसीडर करेंगे। ठीक है, बोसॉन पार्टिकल्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इसके पहले लेक्चर में। तो हम हमारे फोटॉन्स को, जो भी रेडिएशन है उसमें फोटॉन्स है, और फोटॉन्स को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बोसॉन्स। तो ये जो बोसॉन्स है, हमें पता है कि बोसॉन की स्पिन क्या होती है, एच क्रॉस होती है ना। और कोई भी कंडीशन उस पर डाल दो बोसॉन्स पे, तो उसकी जो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स है वो क्या रहेंगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स अप्लाई होंगी। ठीक है, सो हम लोग यहाँ देखते हैं प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स विच कैन बी ट्रीटेड एज बोसॉन्स। तो ये जो रेडिएशन है उसमें क्या है, बहुत सारे फोटॉन्स है, और फोटॉन्स को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, बोसॉन्स। सो बिकॉज फोटॉन्स possess the spin h cross, and hence there is no any condition imposed on photons such that any number of photons can occupy any number of quantum state। ऐसा तो कोई बोसॉनिक पार्टिकल्स में ऐसी कोई कंडीशन तो अप्लाई होती ही नहीं है कि ये बोसॉन को ये ही क्वांटम स्टेट में रहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बोसॉन्स आइडेंटिकल होते हैं। they are indistinguishable they are indistinguishable that means no condition is exposed on them कि ये बोसॉन यही क्वांटम स्टेट में रहना चाहिए या ये बोसॉन्स नेक्स्ट वाले क्वांटम स्टेट में रहना चाहिए, ऐसी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। ओनली बिकॉज ये बोसॉन्स हैं एंड दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दैट मीन्स दे आर आइडेंटिकल। ओके, सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, बोसॉन्स बोलेंगे हमारे फोटॉन्स को, जो भी रेडिएशन में फोटॉन्स है। ठीक है, सो ये जो भी लॉज है रेडिएशन के, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक से। हमने हमारे पार्टिकल्स कौन से कंसीडर किए, हमने हमारे पार्टिकल्स कंसीडर किए बोसॉन्स। तो हम लोग कौन से स्टैटिस्टिक्स से ये वाले रेडिएशन का को प्रूव करने वाले हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के मदद से। ओके, so all the laws of radiation could be explained while applying Bose-Einstein statistics। so यहाँ पे जो हम लोग अभी क्या डिराइव करने वाले हैं, प्लैंक्स लॉ। तो प्लैंक्स लॉ हम लोग क्यों डिराइव करेंगे, रेडिएशन से, बोसॉनिक पार्टिकल्स की मदद से, दैट मीन्स बोस आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी मदद से हम प्लैंक्स लॉ क्यों डिराइव करेंगे। उससे हमारा ये एप्लीकेशन है उसका कि जो अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रोफ वाली प्रॉब्लम आती है हमें, हम प्लैंक्स लॉ डिराइव कर चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है कौन सी, अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रोफ की, जो लोअर वेवलेंथ के साइड में होती है, अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रोफ, है ना। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम प्लैंक्स लॉ में जो ये प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। So Planck's law of radiation is useful to explain ultraviolet catastrophe for lower wavelength side. So therefore it is necessary to obtain Planck's law of radiation by applying B statistics. Okay, तो यही जो प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन है उसमें जो भी अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रोफ की प्रॉब्लम है उसको हम लोग किसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग प्लैंक्स लॉस की मदद से एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की मदद से वी आर गोइंग टू डिराइव आवर प्लैंक्स लॉ। We have already studied Planck's law in our previous classes, but there is one problem that arrived in Planck's law, which is ultraviolet catastrophe.
So in order to explain the problem of ultraviolet catastrophe in Planck's law, we are going to use what we are going to use? We are going to use BE statistics. Are you getting this point? ओके सो हम लोग अभी इसको डिराइव करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे उसी मदद से करेंगे, बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मदद से, विच मीन्स बोस आइंस्टाइन हम लोग यूज़ करेंगे। जो हम लोग वेवलेंथ का यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, बी स्टैटिस्टिक्स में जो भी फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है उसकी हम लोग यूज़ करेंगे ये डिराइव करने के लिए। ओके सो बी स्टैटिस्टिक्स जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं? जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स को अप्लाई करेंगे ना। तो फोटॉन्स को अप्लाई करने के लिए हम लोग वो क्या यूज़ करेंगे? बोसॉन्स कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे? एक एनक्लोजर लेंगे जो कि पूरा रेडिएशन से फिल्ड है, ठीक है। और ये रेडिएशंस जो एनक्लोजर है जिसमें रेडिएशंस है, उसमें रेडिएशंस है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स है, बहुत सारे फोटॉन्स है रेडिएशंस के फॉर्म में। अब फोटॉन्स को हम लोग यहाँ बी स्टैटिस्टिक्स में क्या कंसिडर कर रहे हैं? बोसॉन्स, ऑब्वियसली, क्योंकि बोसॉनिक पार्टिकल से बी स्टैटिस्टिक्स ओबे करता है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे बोसॉन्स ले रहे हैं, बट ये जो एनक्लोजर है इसकी जो वॉल्स है यहाँ पे क्या हो रहे हैं? हमारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब ये रेडिएशंस तो यहाँ कोलाइड करेंगे एक मिक्स से, फिर ये जो वॉल्स है उस पर कोलाइड करेंगे, और ये कोलाइड होने के वजह से जब वो वॉल्स पे कोलाइड करेंगे, हमारे जो फोटॉन्स है वो वॉल्स पे कोलाइड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रेडिएशंस है। तो जैसे ही वो कोलाइड करेंगे वो क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे वॉल्स में, जो भी हमारा एनक्लोजर है उसके वॉल्स में क्या हो जाएंगे? वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एब्जॉर्ब होने के कारण हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग एनक्लोजर में हमारे रेडिएशन को डाल रहे हैं, तब डालने के बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू पहले, डालने के पहले। दैट मीन्स कि हमारे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना। तो जो कि हमारे फोटॉन्स कांस्टेंट नहीं है, तो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज़ है वो हम लोगों को अलग अलग मिल रही है, अलग अलग फोटॉन्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है ही नहीं। क्योंकि जब हम लोग एनक्लोजर में हमारे जो पार्टिकल्स है उनको ऐड करते हैं, तो एनक्लोजर में डालने के बाद जो वॉल्स है उसमें हमारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और एब्जॉर्ब होने के कारण हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है एडिंग बिफोर एडिंग इन एनक्लोजर एंड आफ्टर एडिंग इन एनक्लोजर, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, और उसके कारण हमको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल रही है। तो हम यही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक बार ब्रीफ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोगों को प्लैंक्स कांस्टेंट डिराइव करना है, प्लैंक्स लॉ डिराइव करना है। तो प्लैंक्स लॉ डिराइव करने के लिए हम लोग बी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने एक एनक्लोजर लिया, उसमें हमारे रेडिएशंस को डाले। रेडिएशंस क्या है? फोटॉन्स है। फोटॉन्स मतलब बोसॉन्स ले रहे हैं, क्योंकि बी स्टैटिस्टिक्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स एनक्लोजर में डालने के बाद हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो रहे हैं, ओनली बिकॉज क्योंकि वो वॉल से कोलाइड होने के कारण एब्जॉर्ब कर रहा है वॉल उसको। इसके कारण नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं आधे फोटॉन्स। तो इसके वजह से जो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसीज़ है वो अलग अलग मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग यही फ्रीक्वेंसीज डिराइव करने वाले हैं। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई बी स्टैटिस्टिक्स to photons, we consider radiation filled in an enclosure in which the number of photons do not remain constant, as photons are continuously absorbed by the walls of enclosure, है ना। जो भी हमारा enclosure था उसमें photons क्या हो रहे हैं? continuously absorb हो रहे हैं, okay। so thereby resulting in emission of number of photons with different frequencies, अलग अलग frequency के number of photons emit हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है उसका वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, उनका जो केमिकल पोटेंशियल है, हमने केमिकल पोटेंशियल को किससे डिनोट किया था? म्यू से। कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में केमिकल पोटेंशियल हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने केमिकल पोटेंशियल को किससे डिनोट किया था? म्यू से। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिकल पोटेंशियल 0 कंसिडर कर रहे हैं फोटॉन का, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है।
तो ज़ीरो करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू के बीच में आ रहे हैं, वो कितने हैं। ठीक है, तो एन न्यू ऑफ डी न्यू फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं हम फोटॉन्स की ये रेंज से ये रेंज के बीच में। तो एन न्यू ऑफ डी न्यू क्या हो जाएगा, जी न्यू अप डी न्यू अपॉन ई टू द पावर ई माइनस न्यू बाई के टी माइनस वन। ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का फॉर बी स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो ले रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल ज़ीरो लेने के बाद क्या हो जाएंगी हमारी वैल्यू, एन म्यू डी न्यू क्या हो जाएगा, जी न्यू डी न्यू अपॉन ई टू द पावर ई अपॉन के टी माइनस वन। आर यू गेटिंग दिस? कैसे आया, केमिकल पोटेंशियल ज़ीरो लिया तो हम लोगों को ये स्टेप मिली। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग ई जो है एनर्जी है, एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो ई की जगह एच न्यू पुट करेंगे तो हमारी ये स्टेप क्या हो जाएंगी, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू जी न्यू डी न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। जी न्यू की वैल्यू तो आप लोगों को पता होंगी, आप लोगों ने ये जो मैं बता रही हूँ ये फ्रीक्वेंसी आई है, ये फ्रीक्वेंसी बीई स्टैटिस्टिक्स से आई है, जो आपने बीएससी में हो चुका है आपकी ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फिर जी न्यू डी न्यू की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ पढ़ना आपकी बीएससी में हो चुका है, तो वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो जी न्यू डी न्यू की वैल्यू क्या है, 8 पाई न्यू पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब। तो मैं ये जी न्यू की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी हमारे एन न्यू डी न्यू वाले इक्वेशन में। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये एन है, एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू इंटू क्या है ये, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर सी होल स्क्वायर इंटू एच बाई सी डी न्यू अपॉन एच क्यूब। अब आप बोल रहे होंगे ये कैसे आया एच न्यू बाई सी न्यू, तो यहाँ पे क्या था, ये वाले इक्वेशन में था डी पी ई इज इक्वल टू ई एच न्यू बाई के टी था, है ना। तो एच न्यू की जगह मैंने क्या पुट किया, पी सी, तो डी पी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई सी डी न्यू, ये यहाँ पे इसका डेरिवेशन है। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, जी न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू इंटू एच न्यू बाई सी होल स्क्वायर इंटू एच बाई सी डी न्यू अपॉन एच क्यूब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी जी न्यू डी न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 8 पाई न्यू क्यूब एच क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब एच क्यूब आ गई। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 है उसमें मैं इक्वेशन 2 जो हमारा है उसमें मैं इसकी वैल्यू रखूँगी, तो उसमें वैल्यू रखने के बाद मेरी एन म्यू डी न्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जी न्यू क्या था, एन म्यू डी न्यू, जी न्यू इंटू डी न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। तो मैं यहाँ पे जी न्यू की जो वैल्यू है वो पुट कर दूँगी, तो उसके बाद मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 8 पाई न्यू इंटू न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब इंटू ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। अब मेरी वैल्यू किसकी निकल गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहे हैं एन न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकल गई तो मैं इससे मेरी डेंसिटी निकाल सकती हूँ, डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम करके। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएंगी, रो न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एन न्यू डी न्यू अपॉन वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रो न्यू डी न्यू हम लोग एन म्यू डी न्यू की वैल्यू रखे इंटू वी, तो ये मेरी हो गई डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यू न्यू डी न्यू, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होंगी, डेंसिटी इंटू डी न्यू इंटू एच म्यू। ठीक है, यहाँ पे हम डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे तो हमको एनर्जी डेंसिटी मिल गई। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमको एनर्जी डेंसिटी मिली, ये इक्वेशन है एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ रेडिएशन। इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम न्यू के जगह सी बाय लैम्बडा करते हैं, इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो डी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा मतलब सी कांस्टेंट 1 बाय एक्स की डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएंगी डी न्यू इज इक्वल टू माइनस सी बाय लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा।
ओके, सो ये न्यू और डी न्यू की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, यू लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ मैं न्यू और डी न्यू की वैल्यू पुट करूँगी, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 8πh सी क्यूब अपॉन लैम्बडा क्यूब। अब ये क्या है, न्यू क्यूब, न्यू की जगह सी बाय लैम्बडा स्क्वायर माइनस सी बाय लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा, और ये हो जाएगा अपॉन में सी क्यूब इंटू ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन के बाद फिर क्या होगा, मेरी एनर्जी डेंसिटी को मैंने थोड़ा चेंज किया। ये इक्वेशन मेरा आया था एनर्जी डेंसिटी का यू न्यू डी न्यू। ठीक है, तो यू न्यू डी न्यू में मैंने न्यू और डी न्यू की वैल्यू लिखी। न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा, और डी न्यू मतलब उसकी डेरिवेटिव करी मैंने 1 बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, और सी कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मेरा इक्वेशन क्या बन गया, यू लैम्बडा डी लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 8πhc डी लैम्बडा अपॉन लैम्बडा टू द पावर 5, ये लैम्बडा क्यूब इंटू लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था कि हम लोगों को डिराइव करना है बीई स्टैटिस्टिक्स से प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, और दूसरा है कि रिले जीन्स लॉ एक्सप्लेन करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।